नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 24 मई 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, हिमाचल भवन। चंडीगढ़ में भी नया हिमाचल भवन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरह अब चंडीगढ़ में भी नया हिमाचल भवन बनेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रधान सचिव कार्मिक विभाग डॉक्टर अमनदीप गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी हैं। चुनाव आचार संहिता के बाद यह कमेटी जमीन फाइनल करेगी। अब तक करीब 3 लोकेशन इस कमेटी के ध्यान में हैं। चंडीगढ़ सिटी में यदि जमीन नहीं मिली तो फिर सिटी से बाहर जमीन की तलाश की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने दिल्ली में हिमाचल भवन और हिमाचल सदन होते हुए एक और हिमाचल भवन बनाने का फैसला लिया था। इसके तहत द्वारका में जमीन खरीदी गई थी और वहां 150 कमरों की क्षमता वाला नया हिमाचल भवन बनाने का काम तेज है। अब तक 4 मंजिलों के लेंटल पड़ चुके हैं और अगले साल तक काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली में हिमाचल से जाने वाले लोगों के लिए पर्याप्त सुविधा हो जाएगी। इसी तरह की सुविधा की जरूरत चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ हिमाचल भवन में वर्तमान में सिर्फ 49 कमरे हैं और इनमें से सिर्फ 31 सामान्य प्रशासन विभाग के पास हैं। 18 कमरे पर्यटन विकास निगम चला रहा है। लंबे अरसे के बाद चंडीगढ़ हिमाचल भवन में रिपेयर का काम शुरू हुआ है। करीब 1.5 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। सभी कमरों की सूरत को बदल जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल भवन चंडीगढ़ में लिफ्ट नए सिरे से लगाने के लिए टेंडर हो चुके हैं और चुनाव आचार संहिता के बाद यह काम भी शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। यहां डोर लॉक करने के लिए भी अभी तक पुराने जमाने की चाबियां हैं। चुनाव आचार संहिता हटते ही इस बारे में काम शुरू हो रहा है। समाचार नंबर 2, अटल टनल के भीतर पूरा हिमाचल। अटल टनल रोहतांग आने वाले पर्यटकों को अब वर्चुअल हिमाचल के दर्शन होंगे। राज्य का पर्यटन विभाग यह नया प्रयोग करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बस तैयार करवाई है। बस बनकर तैयार है और प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने इसका निरीक्षण कर लिया है। इसकी रजिस्ट्रेशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रारंभिक तौर पर इसे सोलंगनाला से सिस्सू के बीच चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने यह प्रयोग इसलिए करने का फैसला किया क्योंकि अटल टनल रोहतांग में पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अटल टनल के भीतर ही करीब 10 मिनट की यात्रा बस के माध्यम से है। इसी समय का लाभ उठाने के लिए इस बस के जरिए टनल क्रॉस करने वाले पर्यटकों को हिमाचल दर्शन करवाया जाएगा। हिमाचल के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों के वीडियो साउंड इफेक्ट के साथ प्ले होंगे और इसमें 3D व्यू उपलब्ध होगा। इसलिए 10 मिनट के भीतर बस में सफर करने वाले पर्यटकों को राज्य के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स का परिचय हो जाएगा। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि पिछले 1 साल की आंकड़े पर गौर करें तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच कुल 25,76,000 गाड़ियां अटल टनल से क्रॉस हुई हैं। इसी अवधि में 1 करोड़ 4 लाख पर्यटक यहां का दौरा कर गए हैं। यह संख्या हर साल बढ़ रही है। पर्यटन विभाग की कोशिश है कि अटल टनल आने वाले टूरिज्म को प्रदेश के अन्य जिलों तक भी लाया जाए। यह वर्चुअल हिमाचल दर्शन का कॉन्सेप्ट दरअसल प्रधान सचिव टूरिज्म देवेश कुमार ने सोचा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पर्यटन विभाग को करीब 2 साल लग गए।
प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 करोड़ की लागत विभाग ने रखी है। अब बस बनकर तैयार है और इसे सोलंग नाला से सिस्सू के बीच चलाया जाएगा। यदि प्रयोग सफल रहा तो बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद इस सुविधा को लॉन्च किया जा रहा है। समाचार नंबर 3। चारास नूरपुर में पकड़ी 12 किलो चरस। जिला पुलिस नूरपुर ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस नूरपुर ने डोल में 12 किलोग्राम चरस की खेप पकड़ी है। जानकारी अनुसार पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी कि ऑल्टो कार को रोककर तलाशी ली तो 12 किलो 156 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने कार चालक रमेश कुमार निवासी मंडी के खिलाफ केस दर्ज कर चरस व ऑल्टो कार को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने डोल में नाकाबंदी के दौरान रमेश कुमार निवासी मंडी से 12 किलो 156 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार व चरस को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। खेप कहां से लाई गई है और किसको सप्लाई की जानी थी, इसका पता लगाया जाएगा। समाचार नंबर 4। चुनावों के बीच कहां से आ रही अवैध शराब। जिला पुलिस नूरपुर शराब माफिया व चिट्टा माफिया के खिलाफ खूब सख्ती बरते हुए है, लेकिन इसके बाद भी चुनावों में शराब व चिट्टा का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। जिला पुलिस नूरपुर ने गुप्त सूचना के आधार पर फतेहपुर में रिंकू निवासी सुनेट के घर में छापामारी करके 15 पेटी अवैध शराब, 11 पेटी देसी शराब, 3 पेटी बियर व 1 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़े में सफलता पाई है। पुलिस ने रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर शराब को कब्जे में ले लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने रिंकू निवासी सुनेट के घर में छापामारी करके 15 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर शराब को कब्जे में ले लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समाचार नंबर 5। हिमाचल इलेक्शन मेडिकल कॉलेज पर झूठ बोल रहे सीएम सुक्खू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सर्वविदित है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है। अब या तो मुख्यमंत्री सुक्खू की याददाश्त कमजोर है या उन्हें भाजपा के किए कामों की क्रेडिट लेने की बीमारी लग गई है। सुक्खू गली-गली घूमकर मेडिकल कॉलेज पर सिर्फ झूठ बोलकर अपनी अपरिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं। 16 महीनों के शासन में मुख्यमंत्री जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तो अब चुनाव के समय जन आक्रोश से बचने के लिए भाजपा के कार्यों को अपना बताकर बेचना चाह रहे हैं। अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री दूसरे के काम चुराने से ज्यादा अपने सरकार के कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 जून को कांग्रेस हमीरपुर लोकसभा सीट हार रही है। मुख्यमंत्री भी यह बात भली भांति जानते हैं। अपनी खो रही विश्वसनीयता, खत्म होते जनाधार और हताशा में उन्होंने झूठ को अपना आवरण बना लिया है। आज मेडिकल कॉलेज और रेल पर झूठ बोल रहे हैं, फिर 4 जून को ईवीएम का रोना रोएंगे। अनुराग ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मैंने मोदी सरकार से जोल्सपड़ में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिलवाई, जमीन भी हमने उपलब्ध करवाई, शिलान्यास भी हमने किया, निर्माण कार्य भी हमने ही शुरू कराया और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 मार्च 2014 को जोनल अस्पताल मंडी में 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु ब्लॉक 17 करोड़ की लागत की आधारशिला रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने हिमाचल प्रदेश के लिए 2 मेडिकल कॉलेजों चंबा और नाहन के साथ साथ 2 ट्रॉमा सेंटर और 1 बर्न सेंटर के स्थापन की घोषणा की थी। उन्होंने उस समय खराब मौसम के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टांडा मेडिकल कॉलेज के अधूरे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया था। उसमें भी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का कोई उल्लेख नहीं था।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि 5 मार्च 2014 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया। उसी दिन भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा के लिए आम चुनावों की घोषणा कर दी, जिससे आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो ऐसे में इस मंत्रिमंडल की बैठक और एमओयू का कोई मतलब नहीं रह गया। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार बदलने के बाद मैंने विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिगत मुलाकातों और पत्राचार के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से उठाया और काफी प्रयासों के बाद न केवल चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों के लिए धन जारी हुआ, बल्कि चरणबद्ध उद्घाटन के लिए निर्धारित 157 नए मेडिकल कॉलेजों की सूची में डा राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को भी सफलतापूर्वक शामिल कराया। जनता को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री। अनुराग ठाकुर ने बताया, अब तक सुक्खू मेडिकल कॉलेज के नाम सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मोदी सरकार में जब जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब 2015 में मैंने जोलसपड़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाकर 174 करोड़ का बजट देकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया। 2015 में केंद्र से स्वीकृति के बावजूद 2.5 साल तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लटकाए रखा, जमीन तक नहीं दी। वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दी। 6 जून 2018 को डा राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की आधारशिला कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अन्य जनप्रतिनिधियों समेत मैं स्वयं मौजूद था। इसके साथ ही मैंने चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों के लिए भी धन आवंटन सुनिश्चित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 अक्टूबर 2021 की प्रेस में 157 मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 17,691.08 करोड़ का आवंटन होने की पूरी जानकारी थी। भाजपा ने हर वर्ग के उत्थान के लिए किया काम। भाजपा ने निर्धन, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उत्थान के लिए हमेशा काम किया है। यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे SC, ST और OBC भाइयों बहनों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र और नीतियां हमेशा शोषितों और वंचितों के विरुद्ध रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस वाले अपनी हार को देखते हुए संविधान का नाम लेकर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने हमेशा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को कम करके आंका है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन BR अंबेडकर को उनके निधन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहेब अंबेडकर जी को भारत रत्न से तब सम्मानित किया गया जब जनता दल की सरकार भाजपा के समर्थन से सत्ता में थी। समाचार नंबर 6। हिमाचल इलेक्शन, PM को चुनाव में ही आती हिमाचल की याद। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल चुनाव में हिमाचल प्रदेश की याद आती है और वह वोट मांगने हिमाचल प्रदेश आते हैं। चुनाव के दिनों में हिमाचल आकर नरेंद्र मोदी सेपू बड़ी और मदरे की बातें कर वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ उनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर हिमाचल और हिमाचल के लोगों के साथ वाकई उनका कोई रिश्ता होता तो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में वो हिमाचल आकर प्रभावितों का हाल जरूर जानते और मदद करते। उन्होंने कहा कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा के दौरान 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 22,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो मृतकों के परिवारों के साथ न कोई संवेदना प्रकट की और न ही हिमाचल प्रदेश के जख्मों पर मरहम लगाया।
चौहान और नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं से मिले और उनसे हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित परिवारों को 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देकर उन्हें फिर से बसाया है। समाचार नंबर 7। मुकेश अग्निहोत्री सरकार गिराकर खुद सीएम बनना चाहते थे लोग। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराकर कुछ लोग सरेआम तो कुछ परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले घूम रहे थे। यह बात ऊना के बहडाला व हरोली विधानसभा क्षेत्र के हीरानगर, समनाल, कांगड़, धर्मपुर, लोअर बढ़ेड़ा, कर्मपुर, चांदपुर, कुंगड़त व ईसपुर गांवों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि धनबल से प्रदेश सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने 9 चुने गए विधायकों की विधायकी दांव पर लगा दी। कांग्रेस पार्टी से दगा करने वाले विधायकों को अपनी सीट गंवानी पड़ी, वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। अब जनता की अदालत में भी उनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लग गए हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ठों कब्जा कर 5 साल चलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 14 माह के विधायक प्रदेश की राजनीति को तय करने निकले थे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 16 सालों से भाजपा के सांसद है, लेकिन उन्होंने कभी ऊना के हितों की आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद वोट ऊना से लेते हैं और क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में बनाते हैं। ऊना में भी कोई हवाई अड्डा बने, इसके लिए कभी केंद्र सरकार के पास पक्ष नहीं रखा। कांग्रेस प्रत्याशी को कमजोर बताने वाले भाजपा नेता अब हार को सामने देख परेशान हैं। सतपाल रायजादा ने अपनी मेहनत के बल पर चुनाव की दिशा बदल दी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बार ऊना से सांसद बनाना है, इसलिए ऊना वाले एकजुट हो जाओ और हमला बोल दो। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ऊना विधानसभा क्षेत्र की है। यहां से भारी बढ़त सतपाल रायजादा को दिलानी है। जिला के पनाचो विधानसभा क्षेत्रों से रायजादा को अजय बढ़त दिलाकर ऊना इतिहास रचें। शिमला पहुंचे केसी वेणुगोपाल राजीव शुक्ला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला हिमाचल पहुंच गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जनसभाओं और चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाने के लिए पार्टी के दोनों नेता गुरुवार दोपहर बाद शिमला पहुंचे। केसी वेणुगोपाल 2 दिन और प्रभारी राजीव शुक्ला 1 सप्ताह तक प्रदेश में रुकेंगे। राहुल और प्रियंका की जनसभाओं की तैयारियों की स्वयं राजीव शुक्ला विभिन्न जिलों में जाकर समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और उपचुनाव वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, गगरेट, कुटलैहड़, बड़सर, लाहौल स्पीति और सुजानपुर में जीत दर्ज करने के लिए वेणुगोपाल और राजीव शुक्ला को हिमाचल भेजा गया है। गुरुवार को दोनों कांग्रेस नेताओं ने शिमला के जाखू मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और शाम को पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर प्रचार को लेकर अपडेट लिया। राजीव शुक्ला 25 मई को नाहन जाकर 26 को होने वाली रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। समाचार नंबर 8। न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग पर रोक। देश हाई कोर्ट ने न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को आदेश दिए कि वह प्रार्थी मेसर्ज नरेंद्र कुमार और मीरा ठाकुर को न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने के लिए बाध्य न करे। शराब के खुदरा कारोबारी प्रार्थी के अनुसार शराब के ठेके की नीलामी पूरी होने के बाद सरकार ने न्यूनतम गारंटी कोटे के तहत उठाई जाने वाली शराब की मात्रा बढ़ा दी। 6 मार्च
2023 को सरकार ने कारोबारी सत्र 2023 से 24 के लिए राज्य आबकारी नीति स्वीकृत की थी। इसके बाद अपूर्ण आबकारी नीति के तहत ठेके आवंटन करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया। सोलन जिला के लिए ठेके आवंटन करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के बाद बोली की तारीख 17 मार्च 2023 रखी गई। इसके तहत खुदरा कारोबार के लिए शराब उठाने की न्यूनतम मात्रा सालाना तौर पर निर्धारित की गई, जिसे मिनिमम गारंटी कोटा कहा गया। प्रार्थी का कहना था कि नियमानुसार इस वार्षिक कोटे को मासिक आधार पर 12 भागों में बांटा जाना था और ऐसा न करने वाले पर जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। इन शर्तों को मानते हुए प्रार्थी ने 13.69 करोड़ की बोली लगाई और सोलन क्षेत्र के लिए उसे सफल बोलीदाता घोषित किया गया। इसके बाद 27 मार्च 2023 को एक कार्यवाही अचानक जारी करते हुए न्यूनतम गारंटी कोटे को एक तरफा बढ़ा दिया गया। प्रार्थी ने इसे आबकारी नीति के खिलाफ बताते हुए याचिका दायर की है। सरकार का यह भी कहना था कि प्रार्थी को 26 अप्रैल 2023 को लाइसेंस जारी किया था, इसलिए वह बढ़ा हुआ न्यूनतम कोटा उठाने के लिए बाध्य है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने आबकारी नीति का अवलोकन करने पर पाया कि विभाग एक तरफा आदेश जारी कर न्यूनतम कोटा नहीं बढ़ा सकती। कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि शराब की जिस न्यूनतम मात्रा के लिए प्रार्थी ने बोली में भाग लेकर सफलता पाई, उसकी शर्तों के विपरीत अब सरकार न्यूनतम कोटे की मात्रा एक तरफा नहीं बढ़ा सकती। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को मनमाना पाया और प्रार्थी से न्यूनतम कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग करने पर रोक लगा दी। मामले पर सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है। समाचार नंबर 9। अटल टनल में पूरे हिमाचल के दर्शन कर सकेंगे सैलानी। अटल टनल रोहतांग आने वाले पर्यटकों को अब वर्चुअल हिमाचल दर्शन होंगे। राज्य का पर्यटन विभाग यह नया प्रयोग करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बस तैयार करवाई है। बस बनकर तैयार है और प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने इसका निरीक्षण कर लिया है। इसकी रजिस्ट्रेशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रारंभिक तौर पर इसे सोलंग नाला से सिस्सू के बीच चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने यह प्रयोग इसलिए करने का फैसला किया क्योंकि अटल टनल रोहतांग में पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अटल टनल के भीतर ही करीब 10 मिनट की यात्रा बस के माध्यम से है। इसी समय का लाभ उठाने के लिए इस बस के जरिए टनल क्रॉस करने वाले पर्यटकों को हिमाचल दर्शन करवाया जाएगा। हिमाचल के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों के वीडियो साउंड इफेक्ट के साथ प्ले होंगे और इसमें 3D व्यू उपलब्ध होगा। इसलिए 10 मिनट के भीतर बस में सफर करने वाले पर्यटकों को राज्य के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स का परिचय हो जाएगा। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि पिछले एक साल की आंकड़े पर गौर करें तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच कुल 25,76,000 गाड़ियां अटल टनल से क्रॉस हुई हैं। इसी अवधि में 1,04,00,000 पर्यटक यहां का दौरा कर गए हैं। यह संख्या हर साल बढ़ रही है। पर्यटन विभाग की कोशिश है कि अटल टनल आने वाले टूरिज्म को प्रदेश के अन्य जिलों तक भी लाया जाए। यह वर्चुअल हिमाचल दर्शन का कॉन्सेप्ट दरअसल प्रधान सचिव टूरिज्म देवेश कुमार ने सोचा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पर्यटन विभाग को करीब 2 साल लग गए। प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 करोड़ की लागत विभाग ने रखी है। अब बस बनकर तैयार है और इसे सोलंग नाला से सिस्सू के बीच चलाया जाएगा। यदि प्रयोग सफल रहा तो बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद इस सुविधा को लॉन्च किया जा रहा है। समाचार नंबर 10। सिरमौर में NH की फाइल बंद, 5 साल से निर्माण पर ब्रेक।
केंद्र सरकार की जिला सिरमौर में 9 नेशनल हाईवे निर्माण की घोषणा विगत लोकसभा चुनावों के बाद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 9 नेशनल हाईवे के लिए घोषणा की गई थी, जो कि मात्र कंसल्टेंट अलाइनमेंट तक ही सीमित रहने के बाद बंद हो गई। भले ही विकास की इबारत लिखने के दावे केंद्र सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं, मगर जिला सिरमौर आज भी सड़कों के मामले में सौतेला ही है। गौर हो कि शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत NH 705 के तहत छैला सेंजघाट व NH 907 के तहत सराहन तक 108 किलोमीटर नेशनल हाईवे सलेज, चंदौल, हाबन, बड़ू साहिब बागथन, बनेठी 127 किलोमीटर, सनौरा, राजगसजय, नौहराधार, हरिपुरधार, रोनहाट, जामली जो कि NH 707 के तहत आते हैं को राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया। वहीं सतौन, रेणुकाजी, ददाहू जमता 256 किलोमीटर सड़क MDR मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत लिया गया, जबकि हरिपुरधार, संगडाह, रेणुकाजी, तिरमली, बायला व धौलाकुआं के 79 किलोमीटर के सड़क मार्ग हरिपुरधार, कुकवी, तरांहन, सरांहन, चौपाल के अलावा कफोटा, जाखना, जोंग, तुनिया, हरिपुर 29 किलोमीटर के हिस्से को नेशनल हाईवे घोषित किया गया। वहीं लवासा चौकी, कोलावाला भूड, बुध माजरी, नारायण सजय 46 किलोमीटर सड़क मार्ग के अलावा लवासा चौकी, जामन की सैरस जंगियार, टिकरी कथार प्रीतनगर, पिंजौर 53 किलोमीटर सड़क मार्ग को नेशनल हाईवे के तहत घोषित किया गया, मगर सभी प्रस्तावित नेशनल हाईवे मात्र कंसल्टेंट के बाद अलाइनमेंट तक ही सीमित रहे, जिसके बाद एक भी नेशनल हाईवे पर काम नहीं हो पाया। वहीं अब जबकि लोकसभा चुनाव भी खत्म होने की कगार पर है के बावजूद प्रस्तावित नेशनल हाईवे की सुध लेने में केंद्र सरकार व नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रुचि नहीं दिखाई है। नतीजतन सड़कों के मामले में जिला सिरमौर आज भी हाशिए पर है। जिला सिरमौर में पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद यहां पर प्रस्तावित सड़कों का विस्तार व निर्माण नहीं हो पाया है। भले ही केंद्र सरकार देश भर में सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछाने का दावा करती है, मगर शिमला संसदीय क्षेत्र व जिला सिरमौर के तहत आने वाले घोषित 9 नेशनल हाईवे पर भी आज तक काम नहीं हो पाया है। उधर नेशनल हाईवे सिरमौर के अधिशासी अभियंता इंजीनियर मनोज सहगल ने बताया कि जिला सिरमौर में प्रस्तावित 9 नेशनल हाईवे का केवल कंसल्टेंट तक ही कार्य हो पाया है, जिसमें केवल अलाइनमेंट तक ही कार्य हुआ, जिसके बाद कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।